चलो चलो, यहाँ चलो, एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन नंबर 96 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 96 क्या कहता है? एवरी कंपनी, हर एक कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है, बट 1% कंपनी को छोड़ के शेल होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर। अभी इस वाले लाइन को ना काट देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूंगा, ठीक है ना? तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि हर एक कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, क्या करना पड़ेगा? एजीएम तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या बोला है? एक्सेप्ट 1% कंपनी, मतलब ओपीसी को क्या करने की जरूरत नहीं है? एजीएम होल्ड करने की, कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों ने फाउंडेशन में भी पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो। फाउंडेशन अगर याद हो तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो अपने नोट्स में ना अभी के लिए इतना लिख दो कि कंपनी, हर एक कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, हर एक कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, क्या करना पड़ेगा? एजीएम कंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? एक्सेप्ट ओपीसी, मतलब ओपीसी को क्या करने की जरूरत नहीं है? एजीएम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट, अब एजीएम ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट एजीएम, जो कंपनी पहली बार करता है एजीएम। उसके बाद नेक्स्ट होता है सब्सिक्वेंट एजीएम, ठीक है? फर्स्ट एजीएम और सब्सिक्वेंट एजीएम। सर फर्स्ट एजीएम मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल, एग्जांपल, ठीक है, एक कंपनी है जो 2024 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ है, मतलब ये इनकॉर्पोरेट हुआ है से फॉर एग्जांपल अगस्त फर्स्ट को। ये इनकॉर्पोरेट कब हुआ है? अगस्त फर्स्ट को ये इनकॉर्पोरेट हुआ है, ठीक है ना? तो जब ये पहली बार मीटिंग करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट एजीएम बोलेंगे। लेकिन सुनो, अब कंपनी सेक्ट इस कंपनी को क्या बोलता है ना, कि तुम क्या करो ना, 1 अगस्त में तुम इनकॉर्पोरेट हुए हो, तो तुम क्या करो? 1 अगस्त 2024 से लेके 2025 तक बिजनेस करो। जो भी बिजनेस करने के लिए तुम इनकॉर्पोरेट हुए हो, तुम यहाँ पे बिजनेस करो, ठीक है? तुम सारा कामकाज करना स्टार्ट कर दो। तुम्हें डायरेक्टर अपॉइंट करना है, करो। तुमको शेयर होल्डर्स और बढ़ाना है, बढ़ाओ। जो भी एक्टिविटीज करना है तुम ये फाइनेंशियल ईयर पे अच्छे तरीके से करो, बिंदास, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन जैसे ही 2025 मार्च 31 खत्म हो जाएगा, जैसे ही ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, उसके 9 मंथ्स के अंदर, उसके 9 मंथ्स के अंदर तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा पहला एजीएम कर लेना है, फर्स्ट एजीएम कर लेना है। कहाँ से? जहां से तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म हो जाएगा। और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? 1 अगस्त 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक इस वाले कंपनी का क्या होगा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। जैसे ही ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, कंपनी को क्या करना है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के विद इन 9 मंथ्स पहला एजीएम कर लेना है, ठीक है? विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है? फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एजीएम of the company should be held within 9 months from the closing of the first financial year। यहां से लेके यहां तक, ठीक है? ये तो हो गया फर्स्ट एजीएम की बात। अब आते हैं सब्सिक्वेंट एजीएम में। अब सब्सिक्वेंट एजीएम मतलब क्या है? एक बड़ा एग्जांपल लूंगा, ठीक है? से फॉर एग्जांपल 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, दूसरा फाइनेंशियल ईयर है 25-26, फिर तीसरा है 26-27, और तीसरा है चौथा है 27-28। से फॉर एग्जांपल कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ है, 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट हुआ है 2024 को, ठीक है? तो ये क्या करेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक बिजनेस करेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने जो भी क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने जो जो भी क्या है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक एजीएम कंडक्ट करेंगे। और ये एजीएम कितने दिन के अंदर कर लेना है? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विद इन 9 मंथ्स, विद इन 9 मंथ्स में क्या कर लेना है? फर्स्ट एजीएम कर लेना है। नाउ दिस इज एन फर्स्ट एजीएम, ये कंपनी का क्या होगा? फर्स्ट एजीएम होगा, ठीक है? अब ये जो 25-26 है, तो 25-26 में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी तो कंपनी काम करेगा ना? 25 और 26 में भी तो कंपनी काम करेगा।
तो यहाँ पे बहुत सारे काम करेगा कंपनी, सर्विलेंस स्क्वायर पॉइंट, बहुत सारे एक्टिविटीज करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने जो जो काम किया है, इसके लिए ये क्या करना पड़ेगा, 26 27 में एक एजीएम रखना पड़ेगा। समझो हाँ। यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में इसने जो जो एक्टिविटीज किया, जो भी काम काज इसने किया है, इसको डिस्कस करने के लिए ये क्या करेगा, यहाँ पे एक एजीएम रखेगा, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 26 27 पे। एंड दिस इज नॉन एज सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम के बाद जितने भी मीटिंग्स होंगे ना, उन सबको हम क्या बोलेंगे, सब्सिक्वेंट एजीएम बोलेंगे, ठीक है। सर अब ये जो सब्सिक्वेंट एजीएम होगा, ये कब तक हो जाना चाहिए? तो लॉ क्या कहता है, सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में लॉ कहता है, जैसे ही तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा ना, उसके उसके विद इन उसके विद इन थ्री ओ सॉरी उसके विद इन 6 मंथ आपको क्या कर लेना है, उसके विद इन 6 मंथ आपको क्या कर लेना है, सब्सिक्वेंट एजीएम कंडक्ट कर लेना है, ठीक है। लेकिन क्या बोलता है, जो पहले एजीएम हो गया है, जो पहले पिछले साल में जो एजीएम हुआ है और इस साल जो एजीएम होगा, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा ना, वो 15 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये बात याद रख लेना है, ठीक है। जहाँ जो यहाँ पे एजीएम हुआ है और जो यहाँ पे आप एजीएम कंडक्ट करने जा रहे हो, इन दोनों के बीच 15 मंथ से ज्यादा का क्या नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। तो सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए हमें दो कंडीशन फुलफिल करना होता है। पहला कंडीशन तो ये है कि सब्सिक्वेंट एजीएम of the company should be held within 6 months from the closing of the financial year. The gap between two AGM should not exceed 15 months. The gap between two AGM should not exceed 15 months. और ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आने का चांसेस ज्यादा है, इसको यहाँ पे लिख देना इंपॉर्टेंट करके। मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, जैसे क्वेश्चंस बन जाएगा मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना याद रखना है, सब्सिक्वेंट एजीएम of the company should be held within 6 months from the closing of the financial year and the gap between two AGM should not exceed 15 months, ठीक है। फटाफट से इन पॉइंट्स को पहले याद कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को फटाफट से एक बार याद कर लेते हैं, और उसके बाद आप लोग बिना देखे इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, एजीएम शुड बी हेल्ड वंस एवरी ईयर। हर एक साल पे क्या होना जरूरी है, एक एजीएम होना जरूरी है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है इस वाले पॉइंट से कुछ क्वेश्चंस आएगा, है ना। यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछने का चांस है भी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चंस पूछने का ज्यादा चांसेस है, यहाँ से तो बहुत ही ज्यादा चांस है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों को ये पढ़ना है कि फर्स्ट एजीएम कब तक होगा। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, उसके विद इन 9 मंथ्स, उसके विद इन 9 मंथ्स, उसके विद इन 9 मंथ्स में क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। उसके बाद सब्सिक्वेंट एजीएम कैसे कब हो जाना चाहिए, तो सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में क्या बोला है, फाइनेंशियल ईयर एंड, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके उसके विद इन 6 मंथ में क्या हो जाना चाहिए, सब्सिक्वेंट एजीएम हो जाना चाहिए। लेकिन याद रखना, जो पिछले साल एजीएम हुआ है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में एजीएम हुआ है, और इस बार जो आप एजीएम कर रहे हो, इन दोनों के बीच में 15 मंथ से ज्यादा का क्या नहीं होना चाहिए, गैप होना नहीं, और 15 मंथ से ज्यादा का गैप होना नहीं चाहिए। ये दो कंडीशन ना साथ ही में फुलफिल करना है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस आप लोगों से फॉर एग्जांपल से फॉर एग्जांपल से फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जिसने 2024 2025 में अपना एजीएम मार्च मार्च में कैसे होगा भाई, 24 25 में से फॉर एग्जांपल उसने अप्रैल 25 को अपना एजीएम कर लिया था, ठीक है। अब 25 26 का जो एजीएम होगा, 24 25 में उसने एजीएम अप्रैल 25 को कर लिया था। अप्रैल 25 मतलब क्या, अप्रैल 25 2024, हाँ, ठीक है। अब 25 26 में दूसरा एजीएम करना है। मुझे बताओ, ये वाला जो एजीएम होगा, ये कब तक हो जाना चाहिए, फटाफट से बताओ। जो 2025 26 में एजीएम होगा, ये कब तक हो जाना चाहिए। मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था, 20 सॉरी मेरा क्वेश्चन ये था 24 25 में
अगर मीटिंग कब रखा गया है, 25 अप्रैल 2024 में अगर रखा गया था, तो 25-26 वाला जो एजीएम होगा ये कब तक हो जाना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 24-25 में, जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, इसमें एक एजीएम हुआ था। ये एजीएम कब हुआ था? 25 अप्रैल 2024 को हुआ था। करेक्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो एजीएम हुआ है 24-25 में, इस एजीएम ने कौन से ईयर के लिए डिस्कशन किया होगा? कौन से ईयर के लिए इसने डिस्कशन किया होगा, बताओ जल्दी से। ये जो ये जो मीटिंग यहाँ पे हुआ है, जो मीटिंग यहाँ पे हुआ है 24-25 में, इस मीटिंग में हमने कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड बात की होगी? 2023 या 2024? परफेक्ट। ठीक है, अब जो 25-26 में एजीएम होगा, जो 25-26 में जो एजीएम होगा, इस 25 और 26 वाले एजीएम में हम इस फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने क्या किया है, शेयर होल्डर्स कितने अपॉइंट किया है, क्या काम किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है ना। इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड बात करेंगे इस वाले एजीएम में, है ना। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि भैया ये वाला एजीएम कब तक हो जाना चाहिए। तो पहला प्रोविजन तो क्या है, फर्स्ट प्रोविजन क्या बोलता है, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसके विदिन 6 मंथ, उसके विदिन 6 मंथ, ये पहला फर्स्ट प्रोविजन था, है ना। इसके विदिन 6 मंथ मतलब क्या, भाई सितंबर 2025 में हो जाना चाहिए, लेकिन सितंबर 30 2025 तक हो जाना चाहिए, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, दो मीटिंग्स के बीच में कितने महीने का गैप नहीं होना चाहिए, 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 अप्रैल 2024 को ही एजीएम हो गया था, तो 25 अप्रैल 12 मंथ्स हो गया, मई जून जुलाई, मतलब 25 जुलाई 2025 से पहले पहले कंपनी का क्या हो जाना चाहिए, एजीएम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसने दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। एक कंडीशन क्या, अगर 25 जुलाई को मीटिंग हो रहा है तो फर्स्ट कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, है ना। फर्स्ट कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है 6 महीने के अंदर, बोला है ना प्रोविजन ने, तो 6 महीने के अंदर ही तो आ रहा है 25 जुलाई, ये पहला चीज। और दूसरा क्या बोला है, इस वाले एजीएम में और यहाँ पे जो एजीएम आप कंडक्ट करोगे, दोनों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, चलो इसको फटाफट से एक बार अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे करोगे, फर्स्ट एजीएम कब तक हो जाना चाहिए, तो लिख दो फर्स्ट एजीएम 9 मंथ्स, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल, ये लिख के आना है एग्जाम में भी, ठीक है ना। विद इन 9 मंथ्स भी लिख के आना है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ध्यान देना कि भाई फर्स्ट भी लिखना है, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर लिख के आओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ये बात याद रख लेना। फ्रॉम दी, ठीक है। हाँ, विद फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद नेक्स्ट था सब्सिक्वेंट एजीएम। तो सब्सिक्वेंट एजीएम लिखते टाइम क्या लिखना है, विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आप लिख सकते हो फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन साथ में लिख देना है बट बट गैप बिटवीन बट गैप बिटवीन बट गैप बिटवीन टू मीटिंग बट गैप बिटवीन टू मीटिंग should not should not exit 15 मंथ, exit more than 15 मंथ्स लिख देना, more than 15 मंथ्स, ये लिख देना। ठीक है, फर्स्ट एजीएम जब लिखोगे तो उसमें लिखना है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट एजीएम लिखते टाइम फिर आपको फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ
आपको क्या लिखना है, फाइनेंशियल ईयर लिखना है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, और एक पॉइंट और एक चीज याद रख लेना, रुको, और एक चीज बता देता हूँ सर। एक्सटेंशन जो है ना, एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन जो है ना, वो फर्स्ट एजीएम के लिए अलाउड नहीं है। फर्स्ट एजीएम के लिए तो अलाउड है ही नहीं। ठीक है, लेकिन सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए आप क्या कर सकते हो, 3 मंथ्स का एक्सटेंशन ले सकते हो। किसी रीजन की वजह से अगर आप एजीएम कंडक्ट नहीं कर पाए तो आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन ले सकते हो। कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन ले सकते हो। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, सच एक्सटेंशन कैन बी फॉर ए पीरियड नॉट एग्जिस्टिंग 3 मंथ्स। ठीक है, फर्स्ट एजीएम के केस में क्या नहीं मिलेगा आपको, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, याद रख लेना। No such extension of time can be granted by the register for holding of the first annual general meeting. First AGM के लिए कोई भी एक्सटेंशन आपको अलाउड नहीं है। सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए अलाउड है फॉर ए पीरियड नॉट एग्जिस्टिंग 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए आपको क्या होगा, आपको एक्सटेंशन अलाउड। लेकिन क्या बोला है, कुछ स्पेशल रीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ स्पेशल रीजन होना चाहिए। ये बात भी याद रख लेना, ऐसे नहीं बेफालतू में, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, यानी स्पेशल रीजन होना चाहिए, तभी जाकर क्या मिलेगा आपको, 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। और ये जो एक्सटेंशन है, ये आपको फर्स्ट एजीएम के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए मिलेगा, सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए मिलेगा। ये याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सर, एजीएम जो है ना, ये जो एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, कब बुलाना है, कब बुलाना कब है, सेल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर, दैट इज 9 AM टू 6 PM। ठीक है, हमेशा मीटिंग कंडक्ट कब करोगे, बिजनेस आवर्स में करोगे। ठीक है, एजीएम जो है ना, किसी भी डे हो सकता है, किसी भी डे पे आप कर सकते हो, लेकिन आपको नेशनल हॉलिडे में नहीं करना है। मतलब शॉर्ट में लिख सकते हो आप, एजीएम जो है ना, तो एजीएम जो है, तो आप ऐसे लिखो, एजीएम जो है वो कब होना चाहिए, तो बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, बिजनेस आवर्स पे होना चाहिए। दैट इज 9 AM से लेके 6 PM तक होना चाहिए, 9 AM से लेके 6 PM तक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, किसी भी डे पे आप कर सकते हो, किसी भी डे पे आप कर सकते हो, कोई भी दिन आप उठाओ और आप एजीएम कर सकते हो, लेकिन आप नेशनल हॉलीडे के दिन पे क्या नहीं कर सकते हो, एजीएम कंडक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये याद रख लेना है ना, डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। ठीक है सर, एजीएम करना कहाँ पे, एजीएम करना कहाँ पे, तो एजीएम शैल बी हेल्ड कहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये याद रख लेना है कि एजीएम जो है ना, कहाँ पे करना है भाई, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे करना है। कहाँ पे करना है, ये तो रजिस्टर्ड ऑफिस में करना है। फर्स्ट पॉइंट आपको इतना याद रख लेना है, भैया एजीएम कहाँ पे होगा, तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा। ठीक है ना। हाँ सर, कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे कर सकता है क्या, तो लॉ ने इसको अलाउ तो किया है, लेकिन देखते हैं कौन सी जगह को इसने अलाउ किया है। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एजीएम shall be held either at the registered office of the company or at some other place within the city, town, village in which the registered office of the company is situated। मतलब लॉ ने क्या कहा, या तो भाई रजिस्टर्ड ऑफिस में कर लो एजीएम, या फिर या फिर या फिर अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस से फॉर एग्जांपल किसी विलेज में है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, किसी विलेज में है, ये विलेज है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है ना। तो लॉ क्या कहता है, या तो आप इस रजिस्टर्ड ऑफिस में मीटिंग कर लो, या फिर विलेज के अंदर ही किसी दूसरे जगह पे अगर आप एजीएम करना चाहते हो तो आप कर सकते, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में करो, या फिर विद इन विलेज अगर किसी दूसरे प्लेस में करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एजीएम कंडक्ट कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर अगर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस किसी टाउन में है या किसी सिटी में है, तो सिटी के अंदर या फिर टाउन के अंदर किसी भी प्लेस में आप क्या कर सकते हो, एजीएम को कंडक्ट कर सकते हो। ये याद रख लेना। ठीक है, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में करना है, या फिर अगर रजिस्टर्ड ऑफिस विलेज में है, विद इन विलेज किसी भी जगह पे आप एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हो। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस टाउन में है तो टाउन के अंदर किसी भी जगह पे आप एजीएम कर सकते हो। अगर किसी सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस है तो सिटी के अंदर किसी भी जगह पे आप क्या कर सकते हो, एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते। ठीक है, उसके बाद ना
पहले ये नोट डाउन कर लो, ये पहले नोट डाउन करो। या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में करना है, और किसी, है ना, किसी दूसरी जगह पे, विद इन द विलेज, विद इन द टाउन, और विद इन द सिटी वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। ये पहले नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्या बोला है ना, नेक्स्ट बोला है कि, नेक्स्ट क्या बोला है, AGM of an unlisted company may be held at any place in India if consent is given in writing or by electronic mode by all the member in advance। बोला है इंडिया के, अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी, क्या बोला है, अनलिस्टेड कंपनी AGM ना इंडिया के किसी भी कोने पे कर सकता है। ये इंडिया है, अभी के लिए मान के चलिए क्या है, इंडिया है। इंडिया के किसी भी कोने पे क्या कर सकता है, AGM कंडक्ट कर सकता है। लेकिन 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 उसको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे मेंबर से क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। ऑल मेंबर लिखा हुआ है, सारे के सारे मेंबर से उसको क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। You have to take an approval from all the company have to take an approval from the all the members। सारे के सारे मेंबर्स की क्या जरूरत है, कंसेंट की जरूरत है। ठीक है, ये याद रख लेना, बाय ऑल द मेंबर, बाय ऑल द मेंबर, यहाँ पे कोई स्पेशल रेगुलेशन नहीं है। यू हैव टू टेक कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। ठीक है, AGM of an unlisted company may be held at any place in India if consent is given in writing or by electronic mode by all the members in advance। by all the members in advance। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा दूंगा। टॉक्स अबाउट नोटिस ऑफ द मीटिंग, कंटेंट ऑफ द नोटिस, नोटिस ऑफ एन मीटिंग। हाँ, नोटिस ऑफ मीटिंग कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन नंबर 101। कौन सा सेक्शन बात करता है नोटिस के बारे में, सेक्शन नंबर 101। क्या कहता है ये सेक्शन, क्या कह रहा है, अगर आपको मीटिंग प्रॉपरली बुलाना है तो आपको एटलीस्ट कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 21 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस ऑफ एटलीस्ट 21 क्लियर डेज इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इधर इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से मीटिंग करना है, जनरल मीटिंग, चाहे वो AGM हो, चाहे वो EGM हो, अगर आपको प्रॉपर तरीके से अगर मीटिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 21 डेज का क्लियर नोटिस देना है। अभी सर क्लियर नोटिस का मतलब क्या है, जिस दिन आप नोटिस भेजोगे उस दिन को काउंट नहीं करना है, और जिस दिन आपका AGM होगा, जिस दिन आपका AGM या फिर EGM होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी मीटिंग, कोई भी मीटिंग, कुछ भी नहीं, कोई भी मीटिंग, चाहे वो AGM हो, चाहे वो EGM हो, चाहे वो AGM हो, चाहे वो EGM हो, आपको वो मीटिंग वाले दिन को क्या कर लेना है, एक्सक्लूड कर लेना है, उसको काउंट नहीं करना है। जिस दिन आप मीटिंग करोगे उसको काउंट नहीं करना है, और जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हो उसको भी आपको क्या नहीं करना है, काउंट नहीं करना है। प्रॉपर 21 डेज का क्लियर नोटिस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक बात और याद रख लेना, अगर आप मीट अगर आप पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो नोटिस, तो इसको तो काउंट नहीं करना है, और इसको भी काउंट नहीं करना है। जिस दिन आप मीटिंग करोगे उसको तो काउंट करना ही नहीं है, और जिस दिन आप नोटिस दे रहे हो उसको भी काउंट नहीं करना है। एडिशनल 48 आवर्स को भी आप क्या नहीं करोगे, काउंट नहीं करोगे। जिस दिन आप नोटिस को पोस्ट कर दोगे ना, उसमें से 48 आवर्स को आपको क्या नहीं करना है, काउंट नहीं करना। मतलब आपको और 2 दिन क्या कर लेना है, एक्सक्लूड कर लेना है। ठीक है, तो याद रख लेना। उसके बाद सर नोटिस में क्या क्या लिखना है, तो एवरी नोटिस ऑफ मीटिंग मस्ट स्टेट प्लेस, डेट, डे एंड द आवर ऑफ द मीटिंग एंड shall contain a statement of business to be transacted at that meeting। क्या लिखा हुआ है, ये क्या बोलता है, जो नोटिस आप भेज रहे हो ना सेलुलर्स को, से फॉर एग्जांपल ये कोई शादी का इनविटेशन है, तो जब हम शादी का इनविटेशन देते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, तो हम उसमें क्या क्या लिखते हैं, बताओ ना क्या क्या लिखते हैं भाई। कौन से जगह पे शादी होगा लिखते हैं ना, वेन्यू, है ना, लिखते हैं, ऑब्वियसली बात है। डेट लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद डे भी लिखते हैं, डेट 25 दिसंबर, है ना, उसके बाद डे लिखते हैं मंडे, है ना, एंड द आवर ऑफ द मीटिंग, भाई खाने का टाइम 7 बजे से लेके 10 बजे तक का है, खाना खत्म हो जाएगा 10 के बाद, जैसे भी लिखते हैं ना हम लोग इनविटेशन कार्ड में, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। जब आप नोटिस दोगे शेयरहोल्डर्स को, तो क्या क्या लिखना है, भाई मीटिंग कहाँ पे होगा, मीटिंग कब होगा, कौन से दिन पे होगा, ठीक है, और कब होगा, मतलब कब होगा का मतलब आवर ऑफ द मीटिंग, टाइम क्या है मीटिंग का, आपको ये भी बताना है। एंड ऑल्सो सेल कॉन्टेन स्टेटमेंट ऑफ एन बिजनेस, भाई इस मीटिंग में आप क्या क्या बातें करने वाले हो, स्टेटमेंट उसका भी आपको क्या करना है, नोटिस में अटैच करना है। इसके बारे में हम डीप में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि भैया नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, प्लेस मेंशन होना चाहिए, डेट मेंशन होना चाहिए, डे मेंशन होना चाहिए, आवर्स मेंशन मेंशन होना चाहिए, और भैया कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो, कौन सी
बिजनेस से रिलेटेड आप बात करोगे, ये भी उस नोटिस में अटैच होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट दैट मीटिंग। सो एवरी नोटिस ऑफ मीटिंग must state the place, date, day and the hour of the meeting and shall contain a statement of business to be transacted at that meeting। ठीक है। उसके बाद सर नोटिस किसको किसको भेजना है, किसको किसको भेजोगे? ऑब्वियसली बात है भाई, मेंबर का मीटिंग बुला रहे हो तो मेंबर को बुलाना तो पड़ेगा, मेंबर को भेजना है। सर मेंबर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। मेंबर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो एजाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर, दैट इज इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल्स को, आईपी को, ठीक है। ऑडिटर को भी भेजना है और कंपनी के डायरेक्टर्स को भी भेजना, क्या भेजना है, कंपनी का नोटिस भेजना है, ठीक है। फटाफट से नोटिस को याद कर लेते हैं, यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक इसको फटाफट से याद कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या याद रखना है भाई, 21 आवर्स, 21 डेज का क्लियर नोटिस जाना चाहिए। कितने दिन का? 21 क्लियर डेज का नोटिस जाना चाहिए। मतलब जिस दिन आप मीटिंग करोगे उसको भी एक्सक्लूड करना है, जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हो उसको भी आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। पोस्ट के थ्रू अगर आप भेज रहे हो तो एडिशनल, है ना, एडिशनल 48 आवर्स को आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, उसको ऐड नहीं करना है। जब आप 21 डेज काउंट करोगे ना, उसमें आप 48 आवर्स को और क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, अगर आप नोटिस किसके थ्रू भेज रहे हो, पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो तो। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बना के दूंगा, टेंशन मत लो, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बना के दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रख लेना है कि अगर पोस्ट के थ्रू हम लोग भेज रहे हैं तो 48 आवर्स, और हम क्या करेंगे, 48 आवर्स और 48 आवर्स को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंटेंट ऑफ द नोटिस, कंटेंट ऑफ द नोटिस, भैया नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लेस होना चाहिए, भैया कौन से प्लेस पे आप मीटिंग कर रहे हो, भाई हो जाइए, हाँ। प्लेस होना चाहिए, डेट होना चाहिए, डे होना चाहिए, और मीटिंग कब रख रहे हो, आवर्स है ना, कौन सा टाइम पे आप मीटिंग रख रहे हो, ये भी आपको नोटिस में बताना है ना। कौन से बिजनेस के बारे में आप बात करोगे, कौन से बिजनेस मतलब क्या, कौन से, कौन सी बात बात के लिए आपने मीटिंग रखा हुआ है, क्या क्या बात करने वाले हो आप मीटिंग में, ये भी आपको क्या करना है, उस नोटिस में मेंशन करना है। इसके बारे में भी हमें विस्तार में बैठ के अच्छे से बात करना है, बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो यही याद रखो जो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद भाई नोटिस किसको किसको भेजना है, ऑब्वियसली बात है भाई, एजीएम ईजीएम है तो मेंबर को तो भेजना ही पड़ेगा, अगर मेंबर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो किसको, एजाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर्स को, दैट इज इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल्स को आपको क्या करना है, नोटिस भेज देना है। कंपनी की ऑडिटर को, ठीक है, ऑडिटर को भेज देना है, ठीक है। और उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर को भी आपको क्या करना है, नोटिस भेजना है, ठीक है। ये याद रख लेना है। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है, सर किसी व्यक्ति को ना नोटिस नहीं मिला, any accidental omission to give notice to or non-receipt of such notice by any member of the other persons who is entitled to such notice for any meeting shall not invalidate the proceedings of the meeting. The onus is on the company to prove the omission was not deliberate। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है दया कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो शेयर होल्डर्स थे, एक महिमा नाम की लड़की थी, दूसरा एक इसी का नाम की लड़की थी, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, इसने एक्सीडेंटली इसको नोटिस नहीं भेजा, इसको एक्सीडेंटली नोटिस नहीं भेजा, ठीक है। और ये जो इशिका है, इसको नोटिस तो भेजा था, लेकिन नोटिस इसके यहाँ तक नहीं पहुंचा, किसी नेटवर्क एरर की वजह से, या फिर हो सकता है कि भैया कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है जो कंपनी के कंट्रोल पे नहीं था, ऐसा सिचुएशन आ गया जो किसके कंट्रोल में नहीं था, कंपनी के कंट्रोल में नहीं था, और उसकी वजह से इशिका को क्या नहीं मिला, नोटिस नहीं मिला। दो सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, महिमा को कंपनी नोटिस देना ही भूल गया, इशिका को नोटिस तो भेजा था, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया बीच में, है ना, जिसकी वजह से इशिका को क्या नहीं पहुंचा, नोटिस नहीं पहुंचा। अब जो सिचुएशन है ना, वो कंपनी के पावर के बियॉन्ड है, मतलब कंपनी के कंट्रोल में वो क्या नहीं था, सिचुएशन नहीं था, ठीक है ना। अब ऐसे में सर सुनो ना, इसने इसको भी नोटिस नहीं दिया, एक्सीडेंटली नहीं दिया, और इसको नोटिस भेजा था, लेकिन इसके वहां तक नोटिस पहुंचा नहीं, ठीक है। कुछ नेटवर्क एरर बोल सकते हो, किसी रीजन की वजह से इसी के पास क्या नहीं पहुंचा, नोटिस नहीं पहुंचा, ठीक है। अब कंपनी में और दो शेयर होल्डर्स थे, फॉर एग्जाम्पल ए बी और विक्रम नाम का एक व्यक्ति था, ये तीन शेयर होल्डर्स थे, इनको प्रॉपर तरीके से नोटिस पहुंचा, ये लोग मीटिंग में आए, इनको नोटिस अच्छे तरीके से पहुंचा है, ये लोग मीटिंग में आए, है ना, और जिस जिस पर्पस के लिए मीटिंग बुलाया था, वो रेजोल्यूशन भी पास हो गया, वो रेजोल्यूशन भी क्या हो गया, पास हो गया। से फॉर एग्जांपल कंपनी को नेम चेंज करना था, तो कंपनी ने क्या कर दिया, नेम चेंज के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया, यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हो गया। सर अब इसको नोटिस ना मिलने की वजह से,
इसको नोटिस ना मिलने की वजह से और इसको नोटिस ना देने की वजह से क्या ये जो प्रोसीडिंग कंपनी ने रखा है, ये जो कंपनी ने प्रोसीडिंग 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 कंपनी ने प्रोसीडिंग किया है, उसको हम इनवैलिड मान देंगे क्या? तो आंसर इज मीटिंग के रेजोल्यूशंस को हम इनवैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है, ये याद रख लेना है। ठीक है, एक्सीडेंटल omissions to give notice to or the non-receipt of such notice by any member or other person who is entitled to such notice for any meeting shall not invalidate the proceeding of the meeting, shall not invalidate the proceedings of the meeting। ठीक है, तो इतना है आज के लिए। ठीक है, सो नॉन रिसीव ऑफ नोटिस इतना अच्छे से याद कर लो। मुझे क्वेश्चंस बनाना है, मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, जितने टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ मैं उसका क्वेश्चंस बनाऊंगा और आप लोगों को मैं दूंगा, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना अच्छे से याद कर लो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है। एक्सीडेंटल ओमिशंस है ना, एक्सीडेंटली कंपनी ने किसी को नहीं दिया नोटिस या फिर किसी व्यक्ति को नोटिस नहीं मिला, नॉट रिसीव ऑफ सच नोटिस by many member or persons who is entitled to such notice for any meeting shall not invalidate the proceedings of the meeting। मीटिंग से प्रोसीडिंग्स को क्या नहीं करेगा? इनवैलिड नहीं करे। इतना याद रख लेना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।